नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीतू वर्मा। दर्शकों, आपको याद होगा, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा हुआ करता था, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, छोटा अ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई को तलवार बनाकर लड़ना सीखो। जी हाँ, ऐसे कई नारे हुए, कई तरह की शिक्षा नीतियां आई जो हमें हमारे देश को शिक्षा के क्षेत्र में जिनसे हमने प्रेरणा ली और हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में इस मुकाम तक पहुंचा है। शिक्षा कैसे सबकी पहुंच में हो, शिक्षा में किस तरह से उसे गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके और शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ा जा सके। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति क्या है और नई शिक्षा नीति की आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश शर्मा। डॉक्टर राकेश शर्मा जो हैं वो पिछले 25 वर्षों से अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये अर्थशास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में। साथ ही साथ जो है विभिन्न समसामयिक विषयों पर इनके लेख जो है वो हमें समाचार पत्रों में देखने को पढ़ने को मिलते रहते हैं और रिसर्च और लेखन में इनका जो निरंतर योगदान है वो भी चला रहता है। डॉक्टर राकेश, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश, आपके जो आपका 25 वर्ष आपको हो गए हैं अध्यापन के कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें मतलब किस तरह से आप देखते हैं, कई उतार चढ़ाव आए होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा सफ़र है ये, तो किस तरह के उतार चढ़ाव आए, किस तरह के परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के बीच में प्रदेश में वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हिमाचल पर्वतीय राज्य होने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही कठिन थे। लोग बहुत दूर दराज इलाकों में रहते थे और राज्य के गठन से लेकर जब 1971 में प्रदेश अस्तित्व में आया, स्टेटहुड मिला, तो उसके बाद हमारी सभी सरकारों ने एक विषय पे बहुत ही प्रायोरिटी पे लिया, जितनी भी उसकी नीतियाँ थी, कि दूर दराज तक स्कूल को पहुंचाया जा सके, स्कूल खोले जाएं। स्कूलों के साथ फिर महाविद्यालय तक की भी बात आ गई कि कोई छूट ना पाए और वो समय था कि सबको इंक्लूड करना था कि नामांकन दर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रॉप आउट्स ना हों और सब लोग, चाहे आर्थिक आधार पर हैं, किसी की मजबूरी है कहीं या कहीं डिस्टेंस एक बाधा है बीच में, उसको तोड़ने के लिए बहुत अच्छे प्रयत्न हुए। प्रदेश में एक जाल एक खड़ा हुआ। आज हमें हिमाचल को ऐसा जाना जाता है पूरे देश में कि केरला के बाद हम कहीं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि हम समकक्ष हैं बिल्कुल, और हिमाचल को बहुत जगह सराहा गया, पुरस्कार मिले कि हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल, मतलब शिक्षा को जो है एक सबकी पहुंच तक बनाने का जो है प्रयास किया गया है। जी, सरकार कह रही है कि प्रदेश में जो है मात्रात्मक शिक्षा की बजाय अब गुणात्मक शिक्षा को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अभी हाल ही में बजट सत्र के दौरान जो बजट भाषण हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि मात्रात्मक शिक्षा की जगह गुणात्मक शिक्षा जो है उस पर फोकस किया जाए। तो मात्रात्मक शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा में क्या अंतर आप समझते हैं और कहाँ तक इसे आते हैं? देखिए, हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि पहली लड़ाई हमारी थी कि संस्थान खुले, लोगों की पहुंच हो स्कूल और कॉलेज तक जाने में, और उस संदर्भ में हमने अच्छा किया। परंतु कुछ एक बातें हैं कि कुछ सर्वेज़ भी अभी रिसेंटली आए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जैसे रीडिंग में थोड़ा सा कम है, उनका जो कहते हैं कि क्वालिटी जो है एजुकेशन की उतना अच्छा नहीं रह रही है। वो नेशनल लेवल के सर्वेस हैं और मुझे ये लगता है कि वो ऐसा कोई निराशाजनक पहलू भी नहीं है, वो हमें आगे बढ़ाने वाला है कि ताकि हम और अच्छा सुधार करें। और ये सिर्फ उस लेवल पे नहीं है, रीडिंग लेवल को उठाने का नहीं है, परंतु गुणात्मक शिक्षा एक बड़ा विस्तृत पहलू है, क्योंकि ये रोज़गार से सीधा जोड़ता है। अच्छी एजुकेशन होगी तो बच्चा अपना रास्ता आगे कॉलेज, अच्छे संस्थान, न सिर्फ देश में विश्व स्तर तक वो पहुंच सकता है। तो इस दिशा में सरकार ने अभी प्रतिबद्धता दोहराई है। हिमाचल प्रदेश के बजट में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम अब
ये गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और उस दिशा में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाती है, वो है कि आपका जो स्टूडेंट टीचर रेशो है उसको कम मतलब स्टूडेंट टीचर जो प्रति टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं, शुरू में हमारे पास हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, एक टीचर ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो रेशो कम हो, क्योंकि जितना रेशो कम होगा एक टीचर के पास अगर 20 स्टूडेंट्स होंगे तो वो उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। तो उस दिशा में प्रयास हैं। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, आपने सुना होगा अक्सर, अभी भी हमें केंद्र से और मदद मिली। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था, तकरीबन 800 करोड़ का कोई बात हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्मार्ट क्लासरूम वगैरह उसको बढ़ाने के लिए हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कि शिक्षा को गुणात्मकता से जोड़ेंगे तो रोज़गार में भी फ़ायदा होगा। और बेरोज़गारी जो है वो हमारे देश की बात हो या फिर प्रदेश की बात हो, एक बड़ी समस्या रहती है। प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि शिक्षित युवाओं की कमी है या कोई शिक्षा का अभाव है, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी जो है वो बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। तो क्या कारण इसका मान सकते हैं कि शिक्षा तंत्र में कोई कारण कमी मानी जा सकती है या फिर कोई अन्य कारण इसके पीछे माना जा सकता है? ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमने अभी भी बात की। वो ये है कि हम अभी तो ये प्रयास कर रहे थे कि सभी लोग ये शिक्षण संस्थानों तक पहुँचे। अच्छा, वहाँ हमने पहुँचा दिए, काफ़ी संस्थानों में संख्या भी बढ़ी, परंतु सभी स्टूडेंट्स, ऐसा है हमारे अभी हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि अमेरिका में भी कोई हमारे यहाँ से स्टूडेंट जा रहे हैं, अच्छे पदों पे जा रहे हैं, चमक रहे हैं। तो परंतु अभी पूरा फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन जाए। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, शैक्षणिक संस्थान में 1000 लोग हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोपोर्शन अच्छे डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, अच्छा करें, तभी कोई राष्ट्र, कोई राज्य अच्छा कर पाता है, जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर जो ऑक्यूपेशंस हैं उसमें जाएं। जी। अभी जैसे हम बात करते हैं, अभी प्रदेश सरकार जैसे सत्ता में आई, उससे पहले उन्होंने कई दावे किए हैं, मतलब बार बार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की बात की गई है, मुद्दे को उठाया गया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में जो है प्रदेश की शिक्षा है और रोज़गार को किस तरह से देखते हैं और किस तरह के इसमें बदलावों की आप अपेक्षा करते हैं? देखिए, पहले तो इस विषय में मैं ये देखूंगा कि प्रदेश में हमारे पास जो प्रदेश के युवा हैं उनको रोज़गार के अवसर हैं कहाँ, और वो कृषि क्षेत्र हमारा है, यहाँ कृषि बागवानी है, और इंडस्ट्री बहुत कम है, हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहीं पे हैं, और हिमाचल का यूथ बहुत दूसरे राज्यों की ओर अपना रुख करता है। आप कहीं पे जाएं, नेबरिंग स्टेट्स में जाएं, अब चाहे साउथ इंडियन स्टेट्स में जाएं, वहाँ हिमाचल का युवा मिलेगा। तो शिक्षा में जो हम बात भी कर रहे थे, गुणात्मक शिक्षा की बात, उसमें हमें ज़्यादा प्रायोरिटी ये रखनी है कि गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि हमारा जो युवा है दूसरे राज्यों में इतना compete करे, एक्सेल करे, और वो पूरे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो पूरी मार्केट है हमारी जॉब मार्केट, वहाँ जाए, खुद का स्वरोज़गार उसका अच्छा हो और वो उद्यमी बने, उद्यमशीलता उसमें हो। तो सारा दारोमदार हमारी शिक्षा पद्धति पे है, शिक्षा प्रणाली पे है कि हम उसको कितना अच्छा बना पा रहे हैं, कितना उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसका अध्यापन जो लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे, वो कैसे कर पाएंगे। और उसके लिए मैं ये समझता हूँ बहुत मल्टीपल लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट टीचर रेशो में बदलाव की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा हमें है, टीचर्स का डेडिकेशन, उनका मोटिवेटेड रहना, वो एक बहुत ज़रूरी इसके लिए है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि सभी स्टूडेंट्स कुछ बनने आए। एक हम ये भी देखने में आया कि हमने जब इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए नामांकन किया, सब जगह इजी एक्सेस कर दिया, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा सा कैजुअल भी उनका रहा कि घर भी देख रहे हैं, कभी घर की तरफ जा रहे हैं। हम अक्सर ये समस्या देखते हैं कि वो कि 10 दिन तक निकल जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो उस तरह से एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। तो हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है, हॉस्टल्स का निर्माण करना है कॉलेजेस में, ताकि उनका
मोबिलिटी ज़्यादा ना हो, वो अपने इंस्टीट्यूशन में ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वो टीचर के कांटेक्ट में रहे और सीखते रहें, निरंतर सीखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। जी। और प्रदेश में अगर हम उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं तो कई तरह के बदलाव इसमें देखे जाते हैं। जैसे पहले रूसा प्रणाली आई तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम किया गया, उसके बाद एनुअल सिस्टम किया गया और अब फिर से जो है सेमेस्टर सिस्टम की ओर ध्यान दिया जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। तो ये जो बदलाव होते हैं इसमें क्या मतलब जो विद्यार्थी हैं किस तरह के मतलब सहज महसूस करते हैं या फिर उन्हें किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, साथ ही साथ विश्वविद्यालय के लिए महाविद्यालयों के सामने किस तरह की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं इस तरह के बदलावों से? बदलाव मैं तो ये मानता हूँ कि हमेशा कुछ नयापन लाता है। बदलाव नहीं होंगे तो हम उसी एक ढर्रे पे चलना शुरू करते हैं कि भी 30 साल पहले भी वैसे ही कॉलेज होता था, वैसे ही आज है। और आज के समय में बदलाव इसलिए भी ज़रूरत है कि जनरेशन चेंज हो गया है। आज का युवा मतलब ये 5 वर्ष के गैप में ही आपको जनरेशन चेंज जैसा दिखता है कि 5 साल जो मैच्योर हैं वो बड़े हैं, वो उनसे छोटे हैं, तो उनमें बहुत बदलाव है। तो हमें उन बदलाव के साथ साथ चलना है और हम युवाओं को इस तरह से, जो आपने सवाल किया था अभी स्पेसिफिकली, जो रूसा सिस्टम था, सेमेस्टर सिस्टम था, एनुअल सिस्टम था, रूसा सिस्टम जब आया तो बड़ी वो नयापन है, नयापन आया, कहते हैं मतलब कि विद्यार्थियों में काफी ये हो गया कि ये नया सिस्टम आ गया है, नया सिस्टम है। शुरू में ये भी बात हुई कि हम हमेशा ही कहते हैं कि नया शू भी लेंगे तो थोड़ा सा हमें तंग करेगा, परंतु वो हिमाचल की परिस्थितियां जो थी उसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं, भौगोलिक स्थितियां ऐसी है कि उसको हमें सेमेस्टर अपनाना बड़ा मुश्किल हो गया उस समय। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी उसके विरुद्ध हुए, थोड़ा टीचर्स ने भी कुछ बात की, क्योंकि वो उसमें रूसा तो एक बड़ा परियोजना थी कि भारत सरकार की फंडिंग की, परंतु उसका एक अंग था सेमेस्टर सिस्टम। तो सेमेस्टर सिस्टम से दिक्कत आ रही थी। तो हालांकि चॉइस बेस तो अभी भी चल रहा है, वो सिस्टम चल रहा है। फिर हम एनुअल पे गए। बीच में आपको रोकना चाहूँगी, सेमेस्टर सिस्टम में मतलब किस तरह की जो समस्याएं थी वो आई, मतलब उसको बदल कर फिर एनुअल में लाना पड़ा? उसमें ये है कि जो सबसे बड़ी समस्या जो है, मैं टीचर होते हुए मुझे ये लगा कि अध्यापन कार्य के लिए समय कम था। टीचर किस चीज़ को एंजॉय करता है सबसे ज़्यादा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच रहे, क्योंकि उसमें आपको मिड टर्म एग्ज़ाम लेने हैं, फिर फाइनल एग्ज़ाम है, तो 6 महीने का ड्यूरेशन है, वो बहुत छोटा है। और साथ में हिमाचल की जो परिस्थितियां हैं, विंटर मंथ्स, नवंबर खासतौर जैसे शिमला या दूसरे ये जो जहाँ बर्फ़ भी पड़ती है और हमारे बहुत ठंडे रीजन होते हैं, तो उस दौरान स्टूडेंट्स का आना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्लासरूम में बैठना ही मुश्किल है। तो सेशंस हमारे बड़े कंप्रेस हो गए। तो वो सेमेस्टर सिस्टम की ये दिक्कतें थी, परंतु अभी हम एनुअल सिस्टम के बाद फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम अमल कर रहे हैं, हिमाचल में लाने की योजना है, पूरे देश में बड़ी एम्बिशियस पॉलिसी है। तो हम ये लगते हैं कि इसको कुछ योजना ऐसी बनेगी कि हम सेमेस्टर सिस्टम को ठीक ढंग से चला पाएँ, बाकी वक्त आने पे ही बताएगा ये। जी, कहते हैं किसी देश में अगर कोई बदलाव करना हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ की शिक्षा पद्धति में जो है वो बदलाव किया जाए। हमारे देश में भी 2020 में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी कई मौक़ों पर बोल चुके हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाएगी। तो किस तरह से ये मूलभूत जो परिवर्तन है उसको करने में सक्षम होगी, मतलब किस तरह से आप इसको मानते हैं कि कैसे ये अपना कार्य करेगी? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बहुत ही एम्बिशियस है, प्लान है हिमाचल भारत सरकार का, जो पूरे देश में उन्होंने राज्यों के सहयोग से इसको लागू करना है, क्योंकि शिक्षा का जो विषय है ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो दोनों की जिम्मेवारी है, स्टेट ने भी करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी करना है। इसमें सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि ये एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ चल रही है कि जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्र के निर्माण की है ये शिक्षा नीति, देश को सशक्त बनाना है और इस तरह की एजुकेशन हो कि हम सब में जो राष्ट्र की भावना है वो सर्वप्रथम हो।
और विश्व गुरु बनने की दिशा में ये बात कही जा रही है कि इंडिया जो है वो जैसे लक्ष्य भी रखा गया है कि 2047 तक भारत ने विकसित देशों की श्रेणी में आना है। तो हमें बहुत जो हमारी जीडीपी है, जो राष्ट्रीय आय है, उसको बहुत अभी बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको बढ़ा नहीं सकते हम मानव संसाधन के बिना। और उसी दिशा में ये है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाए हैं। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे और वो एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी जिसमें समाज में जो ये होता है ना कि संस्कार युक्त एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, क्योंकि क्राइम सीधा हम कहते हैं कि जो समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरे कोई करप्शन है या ये सारी चीज़ें जब शिक्षा पद्धति में शुरू से ही आएंगी तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। अभी देखते हैं बहुत सालों का ये लंबा प्लानिंग है कि कैसे जो 5+3+3+4 है सिस्टम शुरू में, उसमें कैसे ये हम करते हैं। और काफ़ी स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर भी इतना फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है कि उच्च शिक्षा में काफ़ी जैसे इनरोलमेंट रेशो जो है वो कम होता था, उच्च शिक्षा तक छोड़ देते थे काफ़ी, हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में नहीं आ पा रहे थे। और वो हिमाचल में भी जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है उस रेंज में कोई 40% के पास है और कंट्री में कोई 26-27 के आसपास है। तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में कैसे हम ला पाएँ युवाओं को और अच्छे से वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं। तो ये कहते थे कि भाई आपको किसी की कुछ घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, उसको कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसमें तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्रेडिट लो, 1 साल में भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल का होगा तो ही कर पाए आप तो डिप्लोमा मिलेगा, और बीच में कहीं आपने और छोड़ के जाना है और एक लिमिटेड पीरियड में वापस आना है तो आपका क्रेडिट्स वैसे के वैसे हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं डिग्री। नहीं तो हमेशा यही होता था कि यूनिवर्सिटी इतना चांस नहीं देती, फिर स्पेशल चांस के लिए आप रहते थे। और शिक्षा पे इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें एक अच्छा प्रयोजन मुझे ये लगा कि जो हम देश का और राज्यों का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका तकरीबन 3.1% अभी हम खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे, और वो डबल करने से इसमें कि हम 6% तक उसको ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे इससे क्या होगा कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन में वो स्ट्रेंथन होगा, और हमारी शिक्षा जो ढांचा है वो बरसों से जो है जिस तरह से देखते आए हम, तो ये अपेक्षित है कि उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। और वो बदलाव इसलिए भी आना है कि हमें शिक्षा ऐसी हो जो कौशल दे, स्किल्स दे और उद्यमशीलता लाए। हम लोग नहीं तो कुछ शुरुआती दशक तो ऐसे रहे कि शिक्षा का मतलब होता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, फिर हम उससे थोड़े से आए भी कि चलो प्राइवेट सेक्टर में भी मिले। परंतु ये शिक्षा ऐसी होगी कि हमारा जो युवा है, शिक्षित युवा है, वो उद्यमी भी बन सकता है। उसमें कुछ नया करने की अगर चाहे उत्पादन के क्षेत्र में, चाहे सेवा के क्षेत्र में, वो कुछ नया कर सकता है, इनोवेट कर सकता है। और जितने भी विकसित देश हैं वो इनोवेशन से ही आगे निकले हैं, ऐसे उद्यमशीलता से ही आगे निकले हैं। जी, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, फैसिलिटीज जाएंगे, लेकिन इसके लिए हम कितना सक्षम मानते हैं अपने आप को कि भाई जो इसके खर्च वगैरह के लिए किस तरह से हम इसको कर पाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि राज्यों का तो रहता है, संसाधनों की कमी है। राज्य सरकार, भारत में बहुत सारे राज्य हैं जो, क्योंकि राज्य की जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं, सामाजिक सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी पे है और शिक्षा स्वास्थ्य का बुनियादी प्रयोजन भी है। पर क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र जो है, जिसके पास वित्तीय संसाधन बहुत है, अगर वो चाहे अपनी नीतियों से राज्यों को, और केंद्र करता है अभी तक, जहाँ पे राज्य थोड़े से संसाधनों की कमी महसूस करते हैं वहाँ पे केंद्र बढ़ चढ़ कर धन का प्रयोजन करता है जी। और इसमें भी मुझे ये लग रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को वित्तीय मदद भी मिलेगी, एक मार्गदर्शन भी मिलेगा, और किस दिशा में देश को ले जाना है ये तो हम सबसे पहले ये अपेक्षित है केंद्र सरकार से ही। तो मुझे ये लगता है कि ये शुरू जब हो जाएगा
तो हम सही दिशा में जाएंगे। अभी जी। बाकी जी। देखते हैं। वैश्विक पटल में हम अगर देखते हैं तो अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जहां पे हिमाचल के लोग जो हैं वो काफ़ी ऊंचे पदों पर आसीन हैं। वो सब जो है पुरानी शिक्षा पद्धति से निकल कर ही आगे पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या आवश्यकता आप मानते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है? देखिए, इसमें नई जो शिक्षा नीति है इसमें हमें रेशो बढ़ाना है। वो उद्यमशीलता पहले निकली है, बहुत संघर्ष से निकली है, बहुत कठिन है, कट थ्रोट कंपटीशन जो हम अभी भी देख रहे हैं। जितने इंजीनियरिंग टेस्ट हैं, आपके नीट है या सिविल सर्विसेज हैं, दूसरी जितने भी कॉम्पिटिटिव, तो इंडिया में जितना कंपटीशन यूथ को झेलना पड़ रहा है उससे तनाव में भी बहुत लोग हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो सारी चीज़ें भी ख़त्म करनी हैं कि इतना कंपटीशन में ना हो, पर रेशो बढ़ाना है ताकि आपके उद्यमी ज़्यादा निकले। वो मुझे ये लगता है कि आज अगर 100 होंगे तो कल को हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि उन जगहों पे हमारे 400 हों, 1000 हों। इस तरह से लोग रेशो बढ़ेगा हमारे युवाओं का, उद्यमियों का, और जो हमारे क्वालिटेटिव एजुकेशन जब बढ़ेगी। जी बिल्कुल। हमारे देश में जो डिग्री देने का जो ढांचा बना हुआ है, जैसे कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है या फिर बीकॉम कर रहा है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि किस तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि जो ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हम लोग भारत में ये बहुत सालों से भी बात कर रहे थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे यहाँ, युवा सबसे ज़्यादा है और वही बदलाव लाएगा। तो अगर एनालिसिस हम करें पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का, तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल जो हम डिग्री कोर्सेज़ हैं वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में हैं पूरे देश में। अगर जाएं, वो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हमारे जो जनरल डिग्री कोर्सेज़ हैं, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, और इनमें इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा है, और इनको जॉब के लिए तैयार करा है इन कोर्सेज़ को, क्योंकि हर एक विषय की अपनी महत्वता है, हर एक डिग्री की अपनी महत्वता है, परंतु वो गड़बड़ कब होता है जब उसके प्रोपोर्शन में आपको जॉब्स नहीं मिलती है। जी। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं ऐसे, कई दफ़ा मुझे ये लगता है कि कहीं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, हिमाचल में भी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए हम मैचिंग हमारा एजुकेटेड यूथ नहीं मिल पाता है। तो हमें इस तरह की एजुकेशन देनी है जो मार्केट की नीड्स हैं उसको भी मैच करे और स्वरोज़गार के लिए उद्यमशीलता भी लाए। उस दिशा में हमें जाने की ज़रूरत है। जी हाँ जी। इस शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शिक्षकों को किस तरह से आगे आकर कार्य करना चाहिए ताकि और इसमें सुधार लाया जा सके, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हम कई दफ़ा तो मुझे लगता है कि हम शिक्षक को प्राचीन काल से और अभी भी टीचर्स डे आते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं। टीचर प्रोफेशन में एंट्री से लेकर और मतलब टिल द रिटायरमेंट भी, मैं कहूँगा रिटायरमेंट के बाद भी एक टीचर तो टीचर ही रहता है, वो मोटिवेटेड रहना चाहिए। और उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है हमारी, सही लोग इस व्यवसाय में आने चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे। सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना है कि इसमें वो एक टीचर अंदर से होना चाहिए, उसको वो बहुत ज़रूरी है। और समाज में भी अभिभावक जो है, उनको अभिभावक भी है और पूरा समाज है, उसको भी शिक्षक की महत्वता को समझना चाहिए। और कई दफ़ा हमने ये आजकल तो ये ट्रेंड भी बन गया है कि पूरा जिस तरह के सोशल मीडिया युग भी है, कोई छोटी सी घटना हर सेक्टर में होती है तो टीचर्स के लिए इतना बड़ा ऐसा भ्रामक प्रचार करेंगे तो ऐसा लगता है कि जो ऑनेस्ट टीचर्स हैं, जो सिंसियरली काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत डीमोटिवेटिंग की वो चीज़ें हो जाती है। तो हमें समाज को बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस ऐसे प्रोफेशन में लोग आना बंद हो जाएंगे, सही लोग आना बंद हो जाएंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज, आने वाला समाज कैसा होगा, कैसे वैल्यूज़ होंगी, किस तरह के अपराध बढ़ सकते हैं। तो ये इस खुद को भी टीचर्स को बड़ा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है और अनुशासित रहने का है उसको, क्योंकि फॉलो करते हैं उसको स्टूडेंट्स, टीचर की तरफ ही देखते हैं। तो टीचर का जो खुद का कंडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, वो निरंतर लिखने पढ़ने के, क्योंकि व्यवसाय लिखने पढ़ने का है, तो इसमें निरंतर उसका योगदान होना चाहिए। और वो काउंसलर भी है, मैंने तो अक्सर ये पाया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो
अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, वो टीचर से बात कर सकते। तो हमारा काउंसलर का भी काम है एक, और उनको मार्गदर्शन और मोटिवेट करने का। करियर में वो टीचर की तरफ देखते हैं कि हमने भी इस तरह से आगे बढ़ना है, कुछ करना है, और हमें पूरा हर विषय वस्तु का ज्ञान हो। जी। तो वो उस दिशा में हमें जी जी बिल्कुल। प्रदेश में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं और जो युवक युवतियां हैं अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के समय में सबसे बड़ा संदेश तो मुझे ये लगता है कि एक तो जनरेशन बिल्कुल चेंज हो गई, सारा हमारा मोबाइल फ़ोन इंटरनेट में हम युग में आ गए। इसमें भी थोड़ा हमें डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अछूते तो नहीं रह सकते, परंतु हमें अनुशासित रहना है, कितने समय ये उसका उपयोग करना है, कहाँ करना है, और शिष्टाचार क्या है, किसके सामने कौन सी बात करनी है, नहीं करनी है, कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है। तो एक तो वो अनुशासित रहना है उनको, और पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को भी नज़र रखने की ज़रूरत है। प्राचीन काल में से लेकर आज तक एक अनुशासन ही है जो बच्चों को सही दिशा में ले जाता है। तो समय हो ना हो आपको निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो इस लक्ष्य में आगे जाएं, युवा एक गोल लेके चलें और ये कुछ अलग करने का ठाने, तो मुझे लग रहा है कि वो ऊंचाइयां छू सकते हैं। एक चुनाव करके चलें कि किस तरह से रोजगार से जुड़ेंगे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका किस तरह से लाभ उठा सकें। जी डॉक्टर राकेश, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। विषय तो ये अभी और भी गहरा है, काफ़ी कुछ पूछने को है, लेकिन समय का अभाव है। आपका आज इस कार्यक्रम के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो बदलाव में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन ये जो बदलाव होते हैं ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव हो उन्हें अपनाना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे बदलाव जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं उनको करना, उनको अपनाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने पर ही हम एक विकसित भारत की परिकल्पना को आत्मसात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।